4:30 स्टार्ट होते हैं हम। सो 4:30 उठने के बाद ठीक है, अभी अपने लिए 2 घंटा देते हैं। सो 5 बजे के आसपास फ्रेश अप होके सब कंप्लीट होते हैं। 5 से 6 के आसपास पूरा हमारा योगा एक्टिविटीज़ करते हैं। एंड फिर सुबह 6 बजे के बाद फिर हम अपना रेडी हो जाते हैं अपने फार्म की एक्टिविटीज़ के लिए। सो 6 से लेकर फिर 8:30 या फिर 9 तक जो है ना, जो भी है 2-3 घंटा वो सुबह फार्म पे देते हैं। एंड फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, एंड फिर उसके बाद 10 से फिर कंटिन्यूसली। सो लगभग 1:30 के आसपास तक फिर लंच करेंगे, और फिर 2.5 से फिर चालू होंगे। सो जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक और फिर उसके बाद जो है ना 8 बजे तक शाम को टोटल अपना ये सारी एक्टिविटीज निपटा के सब कुछ करके 8 to 10 जो है ना फिर अपना फोन पे लगते हैं। सो 7 to 8 के बीच में रात का डिनर कर लेते हैं, और फिर इवनिंग में 8 to 10 PM कॉल पे रहते हैं। सो पूरा कंट्री का जो लोग हैं वो टाइम पे कॉल करते हैं, अपना क्यूरीज पूछता है, क्वेश्चन आंसर करते हैं। एंड फिर 10 के बाद फिर व्हाट्सएप पे करते हैं। सो पर डे 500 to 1000 इंक्वायरी हैंडल करते हैं। एंड फिर टाइम का कोई फिक्स नहीं होता इतना बजे सोने का। सो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी हो जाता, कभी 2:30-3 भी बज जाता है। 4:30 फिर रूटीन। सब मेरे को एक बात बोलिए सर, अब 4:30 को उठ के पूरा काम करने के लिए बोल रहे थे ना, जनरली आदमी ब्रेकफास्ट में क्या खाए तो अच्छा रहता है? बिकॉज अब इतना रूटीन आपका लाइफ हो गया है अर्ली मॉर्निंग का, तो आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हो बोले, तो आप क्या खाते हैं और व्हाट यू सजेस्ट पीपल टू ईट इन द मॉर्निंग? देखिए, सुबह में पहली बात तो ये है कि अगर ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो हमको सुबह में जितना ताकत हो उतना ताकत से खाना चाहिए। मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो आपका बॉडी का वो रहता है, अग्नि रहता है, वो सबसे ज्यादा, क्योंकि जब सन ऊपर चढ़ता है, मतलब सन रेज होता है, वो टाइम पे अग्नि बहुत तेज होता है। सो वो टाइम पे आप जितना, एक्चुअली हमारे आयुर्वेद में बाघभट्ट को अगर आप पढ़ेंगे, जो हमारे बेसिकली खान पान के विशेषज्ञ थे हमारे पूर्वज ऋषियों में, उनका कहना ये था कि सुबह में आप खाना खाइए, दोपहर को थोड़ा सा नाश्ता करिए, और रात को जो है ना स्नैक करिए। मतलब रात को बिल्कुल कम, दोपहर को थोड़ा ज्यादा, और सुबह सबसे ज्यादा। हम अभी उल्टा करते हैं, सुबह थोड़ा कम खाते हैं, दोपहर को थोड़ा ज्यादा लेते हैं, और रात को तो बहुत हैवी लेते हैं। और इस तरह से हमारी दिनचर्या गड़बड़ है। बट हमें सुबह के टाइम में ज्यादा से ज्यादा जितना खाना खा सकते हैं उतना खाना चाहिए, और कोशिश करें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को इवनिंग में करें। एंड सुबह में जो भी आपकी डाइट है, पसंद है जो आपको, वो आप खाइए। दोपहर को थोड़ा हल्का, और इवनिंग को बिल्कुल फ्रूट्स एंड मिल्क पे डाइट को लेके जाइए। सो इससे आपका एक तो पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा, डाइजेशन ठीक रहेगा, एसिडिटी नहीं होगी, एंड आपका जो एक बॉडी वेट है वो एक बैलेंस इक्वल मेंटेन होगा। तो ये होना चाहिए। तो सुबह में ज्यादा खाइए, दोपहर को थोड़ा कम खाइए, और रात को बिल्कुल 0 खाइए। इस तरह से होना चाहिए। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, हमें जो हमारी बेसिकली बॉडी है ना, बॉडी के एक्चुअल साइंस पर जाना चाहिए। बेसिकली एक उसका जो आइडल लॉ है ना, आइडल लॉ पे काम करना चाहिए, नॉट अ फार्मूला। क्योंकि फार्मूला जो है ना बहुत सारे होते हैं, और फार्मूला हमेशा बदलते रहते हैं। सो बेसिकली बॉडी का आइडल लॉ ये कहता है, बाघभट्ट इसी संहिता पर उन्होंने अपनी पुस्तक लिखा है कि बॉडी जो पचा सकती है वो सब आप खा सकते हैं। तो आपकी बॉडी खुद बोलेगी कि हमको क्या खाना है, राइट? सो जब आप खाते हैं तब आपको पता चलता है ये हमारी बॉडी को एक्सेप्टेबल है या नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमको ये एक फार्मूला ये लागू नहीं हो सकता कि ठीक है आपको चावल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या हमको ये लेना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। जो बॉडी आपकी एक्सेप्ट कर रही है वो सब भरपूर तरीके से लेना चाहिए, और जो एक्सेप्ट नहीं कर रही है उसको छूना नहीं चाहिए। सो ये बेसिक शरीर का लॉ है, और ये हर एक ह्यूमन का अलग अलग होता है। सो किसी का बॉडी कोई चीज एक्सेप्ट करता है, किसी का बॉडी कोई चीज एक्सेप्ट करता है, तो हर एक का अपना अपना होता है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है, सजेशन भी है कि एक सिंपल फार्मूला हर एक की बॉडी पे लागू नहीं हो सकता है।
हमारी अपनी बॉडी क्या एक्सेप्ट करती है वो हमको डाइट में हैवी लेना चाहिए। जैसे अभी साउथ के लोग ठीक है राइस ज्यादा लेते हैं, पर नॉर्थ में अगर हम चले जाएं तो ठीक है लोगों को चावल पसंद नहीं है कई जगहों पर, तो वो तो फिर बहुत अनबैलेंस बात हो गई। साउथ का व्यक्ति बिना चावल के रह नहीं सकता। तो क्योंकि डाइटिंग का है कि भाई जो है ना हमारी बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रही है। आचार्य बागभट्ट ने कहा है कि जो अगर आपकी बॉडी पत्थर पचा लेती है, उन्होंने साफ लिखा है अगर पत्थर पचा लेती है तो आप पत्थर खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पचना चाहिए। तो जो पच सकता है वो आप सब खा सकते हैं। वेरी नाइस सर। मेरे को एक क्लैरिटी दीजिए जी। बहुत जने बोलते हैं ऑर्गेनिक डिफरेंट है और जैविक डिफरेंट है। अभी ये जैविक क्या होता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? एक्चुअली क्या है ना, जैविक और ऑर्गेनिक तो सेम वर्ड्स है। हम उसको जैविक को हिंदी में बोलते हैं जैविक, ऑर्गेनिक उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। बट नेचुरल और ऑर्गेनिक में लोग डिफरेंट करते हैं। मेरा मानना है कि अभी फार्मर का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि हमको अभी जो केमिकल फार्मिंग है अल्टीमेटली हमारा गोल है उसको छोड़ना, ठीक है। अभी हमको जाना नेचर की तरफ है। और दूसरा जो है कि नेचर और ऑर्गेनिक, तो बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है पर रास्ता दोनों का अलग अलग है। नेचर जाना सबको नेचर के पास ही है। और अगर हम नेचुरल फार्मिंग की डेफिनेशन देखें या ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन देखें, जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन देखते हैं तो हम उसमें जीवों से काम लेना सीखते हैं और उन जीवों से काम करवाते हैं। जब हम नेचुरल फार्मिंग की डेफिनेशन पे जाते हैं तो नेचर द्वारा किया गया कार्य नेचुरल फार्मिंग है। सो बेसिकली उसमें भी हम नेचर के जीवों से काम लेते हैं। सो बेसिकली दोनों एक ही चीज़ हैं, बट थोड़ा सा इसको लोगों ने डिफरेंट कर रखा है। अर्थवम के लेवल पे भी डिफरेंट कर रखा है। हमें इंडियन अर्थवम यूज़ नहीं करना चाहिए नेचुरल फार्मिंग में। बट मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि जो संसार का बड़ा रोल प्ले करता है जो जीव है ना, माने पूरा जो पानी रिचार्जिंग का है, पोरोसिटी बनाने का है, प्लांट्स में एंजाइम और एसिड्स देने का काम है। जितना भी आप देखते हैं फूलों में खुशबू आती है, कलर आता है, उसमें टेस्ट आता है, अलग अलग टाइप के फ्लेवर आते हैं। हम मैंगो खाते हैं, मैंगो का फ्लेवर आता है। हम चीकू खाते हैं, हम लीची खाते हैं, हम बहुत सारे तरह तरह के फ्रूट्स खाते हैं। ये सारे जो फ्लेवर्स हैं ये सारे एंजाइम और एसिड से आते हैं। और ये अर्थवम अपनी बॉडी से एंजाइम और एसिड्स रिलीज करता है एंड वो धरती में जब देता है तब जाके ये प्लांट्स में हमारे टेस्ट के रूप में थाली में या हमारी जिभा पे आते हैं। सो बेसिकली जब ये इतना इम्पोर्टेंट जीव है तो इसे हमें क्यों नहीं पालना चाहिए। मतलब एक सिंपल सा कॉमन सेंस काम करता है। हाँ, इसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी है, और गड़बड़ी ये है जहाँ तक मेरा अध्ययन है, मेरा मानना है कि हम भारतीय नस्ल के केंचुए के साथ में ना काम करके हम विदेशी नस्ल के केंचुए के साथ में काम कर रहे हैं। वो गलत है, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को सूट नहीं करता, हमारी मिट्टी को सूट नहीं करता एंड वो केवल बायोमास खाने की पावर रखता है। तो बायोमास मतलब जो चीज़ सड़ सकती है, लाइक काउ डंग, लाइक प्रेस मड कंपोस्ट, सिटी वेस्ट कंपोस्ट, लीफ वेस्ट, फार्म वेस्ट, एवरीथिंग। तो जब वो हम इससे कंपोस्ट बनाएंगे एंड फिर उसको हम मिट्टी में डालेंगे अपने खेत में, तो वो बायोमास खा सकता है एंड वो उसने खा के अपना मैन्योर तैयार कर दिया एंड जब हमारी सॉइल में जाएगा वो सॉइल नहीं खा पाएगा एंड वो मर जाएगा वहाँ पे। सो वो गलत है। तो वो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें भारतीय नस्ल के केंचुए करना चाहिए और इससे हमें कोई बुराई नहीं है। रास्ता अलग अलग हो सकता है, मंजिल एक ही है, केमिकल इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल सी ज़्यादा हो गए। और अगर बैक्टीरिया को खाने को या प्लांट्स को खिलाने को कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर बैक्टीरिया कैसे काम करेंगे। सो बेसिकली बैक्टीरिया की लिविंग के लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, कंपोस्ट चाहिए, जो हमारे पूर्वज ऑलरेडी गाय का गोबर के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। और दूसरा, अभी हमें चाहिए प्रोडक्टिविटी। फार्मर अगर केमिकल से जैविक फार्मिंग में शिफ्ट हो रहा है, नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट हो रहा है, सबसे बड़ा उसका जो चैलेंज है वो ये है कि वो अपनी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको कैसे सस्टेन करे। वो सब कुछ करने को तैयार है पर उसका परिवार चलना चाहिए। सो बेसिकली परिवार तभी चलेगा जब हमारी प्रोडक्टिविटी मेंटेन होगी। और प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए कि मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया हम बढ़ा रहे हैं या गाय के गोबर या बाकी चीज़ों से हम मिट्टी के अंदर के बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब बैक्टीरिया के पास अगर एलिमेंट होगा
तो वो एलिमेंट बैक्टीरिया उठा के प्लांट्स को देगा और प्रोडक्टिविटी आएगी। अब अगर एलिमेंट नहीं होगा तो बैक्टीरिया के पास जितना भी एलिमेंट होगा वो बस उतना ही दे पाएगा। तो हम दो बातों को लेकर चल रहे हैं, एक बीच की रास्ता बना रहे हैं ताकि नेचुरल फार्मिंग और जैविक फार्मिंग का दोनों को एक साथ में लेकर और एक कंप्लीट समाधान, एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ा जाए। और वो ये है कि भाई हम मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई करें और दूसरा मिट्टी के अंदर एलिमेंट भी प्रोवाइड करें ताकि वो बैक्टीरिया एलिमेंट उठा के प्लांट्स को दें, प्रोडक्टिविटी मेंटेन हो। तो हमें दोनों चीजें करना पड़ेगा। हाँ, अब सवाल ये है कि जो हम मैन्योर इस्तेमाल कर रहे हैं या जो हम एलिमेंट हम मिट्टी को दे रहे हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज से होना चाहिए, नॉट बाजार से। क्योंकि अगर हम बाजार पर डिपेंड हो गए तो वही फिर मिलावट का चक्कर हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टेड हो जाएगा, फार्मर सस्टेन नहीं होगा, उसकी इनकम बढ़ेगी लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ेंगे। उनको जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, जो एलिमेंट प्लांट को चाहिए वो एलिमेंट हम नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोवाइड करा दें और उतनी क्वांटिटी में प्रोवाइड करा दें जितनी क्वांटिटी में सॉइल को एक कंप्लीट डाइट के लिए चाहिए। उतना अगर हम दे देंगे तो यहाँ बैलेंस हमारी प्रोडक्टिविटी भी हो जाएगी, हम जैविक फार्मिंग में शिफ्ट भी हो जाएंगे और हम जो है ना अपनी जो लागत है या जो हमारी इनपुट कॉस्ट है उसको भी हम रिड्यूस कर पाएंगे क्योंकि सारे इनपुट्स हम खुद ही बना रहे हैं और आउटपुट अपना बढ़ा के इनकम को बढ़ा पाएंगे और एक कंप्लीट समाधान की तरफ हम जा पाएंगे। सर मेरा और एक क्वेश्चन है सर, जनरली आकाश चौरसिया बोलो तो लोग हम पूरे एक ही समझते क्या, मल्टी लेयर फार्मिंग, राइट? अभी मल्टी लेयर फार्मिंग में जहां तक मैं देखा हूँ, मैं सुना हूँ, मैं देखा हूँ क्या पूरा वेजिटेबल्स और कमर्शियल क्रॉप्स, ये मल्टी लेयर फार्म में और व्हाट इज द एडवांटेजेस इन द सेंस लाइक और दूसरी जगह नहीं कर सकते क्या? जैसे पैडी है और थोड़े है और उसमें और कुछ न्यू टेक्नोलॉजी और क्या आना है? एक्चुअली क्या है ना, मल्टी लेयर फार्मिंग इज डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड इसको हमने 2014 में तैयार किया। ये हमारा अपना फार्मूला है जिसमें हम एक साथ एक ही ज़मीन के अंदर 4-4, 5-5 फसलें उगाते हैं। सो बेसिकली अभी ये रिसर्च स्टेज में है। अभी जो इसके कंप्लीट जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए हैं उसको लेकर हम सोसाइटी के बीच में काम कर रहे हैं, फार्मर्स को उसके बारे में बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं देश में। अभी इसमें बहुत काम होना बकाया है, अभी इसमें लगातार ट्रायल चल रहा है। सो अभी वेजिटेबल में काफ़ी बड़ी रेंज, लगभग 400 प्लस मॉडल हम लोग इसमें अभी बना पा रहे हैं जिसमें ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल एंड 10 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हम इसमें उगा पाते हैं। सो बेसिकली अभी ग्रेन्स में और पल्सेस में इसमें अभी रिसर्च हमारा चल रहा है। बहुत जल्दी जो है ना ये भी सक्सेस हमारे सामने आएगी। सो अभी इसका कैरियर ही 5-7 साल, 7 साल, 8 साल का हुआ है। सो 8 साल में हमने 400 प्लस मॉडल इसके बनाए हैं एंड इसमें बहुत बड़ी रेंज खड़ी हो गई है। वेजिटेबल फार्मर एंड फ्रूट फार्मर इसमें आ सकते हैं एंड अभी हम पल्सेस और ग्रेन्स में काम कर रहे हैं। सर मेरे को और एक आंसर दीजिए, अभी आप बोल रहे थे अभी 6 साल 5 साल हो गया और इतना सक्सेस है, अभी आपको ओवरऑल सपोर्ट कैसा था फार्मर से और इंडियन पब्लिक से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और योर स्टेट, योर गवर्नमेंट? एक्चुअली देखिए, हमें अभी जो पब्लिक ने सपोर्ट किया, एक्चुअली हमने जो रिसर्च किया और बेसिकली हमने रिसर्च जो है ना लैब में, आई एम फार्मर, मेरे पास ज़मीन नहीं थी, 10 डिसमिल ज़मीन से मैंने काम चालू किया। ज़मीन की क्या कीमत होती है मैं जानता हूँ। तो बेसिकली हमारी जो प्रयोगशाला रही वो खेती रहे, चाहे वो 10 डिसमिल हो, फिर वो बाद में चाहे 3 एकड़ हो, फिर 10 एकड़ हो, 20 एकड़ हो और अभी 25-27 एकड़ हो, वो पूरा हमारा खेती प्रयोगशाला है। सो बेसिकली हम जो भी काम करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, वो खेत में प्रयोग के रूप में करते हैं। 10 एक्सपेरिमेंट डालते हैं, उसमें से 2 सक्सेस होते हैं एंड वो 2 सक्सेस एक्सपेरिमेंट ही हम लोगों को फील्ड पे ही दिखाते हैं कि आइए आप प्रयोगशाला में ही देखिए हमारी खेत की प्रयोगशाला में कैसे ये हो रहा है। सो बेसिकली लोगों ने बहुत सपोर्ट किया एंड बहुत अप्रिशिएट किया। मेरा मानना है कि लगभग 5-6 सालों में मल्टी लेयर फार्मिंग को देश और दुनिया में बड़ी पहचान मिली और इसमें लोगों का सपोर्ट और लोगों का पसंद किए जाने वाला ये शायद मुझे लगता है नंबर 1 मॉडल रहा हो कंट्री का, जो इतने कम समय में और इतनी बड़ी अप्रोच के साथ में पॉपुलर हुआ है। How about the government support, sir? There's a गवर्नमेंट देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को उठाने के लिए बहुत सारा काम कर रही है, बहुत सारा स्कीम बहुत सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब एक फार्मर, जैसे हमारी मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि फार्मर को आत्मनिर्भर बनाना है, कृषि को आत्मनिर्भर बनाना है, जब हम आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं सो बेसिकली
इसमें फिर सपोर्ट सिस्टम की जरूरत ही नहीं होती है। तो मैं ऑलरेडी इस थीम पर काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि जब फार्मर आत्मनिर्भर हो जाएगा तो किसी की भी सपोर्ट की उसको जरूरत नहीं है, एंड फार्मर ही सारी इंडस्ट्रियों को चलाने के लिए औदा रखता है। सो वो सबको सपोर्ट कर रहा है एंड उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सो सिंपल है, अगर वो एक सही ट्रैक पे जाता है। सर और एक छोटी सी क्वेश्चन है सर, मल्टी लेयर फार्मिंग में मिनिमम लैंड कितना होना और मैक्सिमम कितना तक कर सकते हैं? एक अगर फैमिली है एंड वो अगर 3-4 लोगों का परिवार है उसका, एंड उसका पूरा आजीविका अगर उसको फार्मिंग से चलानी है, तो वो केवल ½ एकड़ में भी अगर फार्मिंग करता है तो उसको लगभग 4 लाख रुपए के आसपास के इनकम साल भर का हो जाता है। और मुझे लगता है 4 लाख की इनकम एक मार्जिनल फार्मर के लिए, एक छोटे परिवार के लिए बहुत इनफ होता है। सो अगर उसके पास थोड़ा और जमीन है तो वो और एरिया में भी कर सकता है, पर ½ एकड़ में भी इसको आराम से किया जा सकता है। और मेरा जो अनुभव है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डॉक्टर बनने जा रहा था, तो एक मन में हमेशा कैलकुलेशन रहता है, डॉक्टर से रिलेटेड कोई ना कोई बात आ ही जाती है। तो जब मैंने पूरा मल्टीलेयर फार्मिंग को 1 एकड़ में अपने उतारा, तो मैंने पाया कि 1 एकड़ में अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं या एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं, अगर 1 एकड़ में आप मल्टीलेयर फार्मिंग 10 घंटा लगा के और पूरी मेहनत और पेशेंस ईमानदारी से करते हैं, तो आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। आप एक डॉक्टर इंजीनियर का पैकेज 1 एकड़ से आराम से उठा सकते हैं। सो आराम से 50-60 हजार रुपए की आमदनी, जो एक सम्मानजनक आमदनी होती है, वो आराम से उठा सकते हैं। मैक्सिमम कितना एकड़ तक कर सकते हैं सर? मैक्सिमम मल्टीलेयर फार्मिंग को 3 एकड़ 4 एकड़ से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हाईली मैनेजमेंट वाला वर्क है। इसमें 1 एकड़ में 2 लोग परमानेंट होना चाहिए और 1 एकड़ में ही ये बेसिकली किराने की दुकान है, आप समझ लीजिए इसको। एंड किराने की दुकान क्या बोलती है कि छोटी सी जगह में बहुत सारा प्रोडक्ट रख लो एंड आप उसको ही घुमा के चलाइए। एंड अगर हम बहुत बड़ा कर लेंगे तो ठीक है, मॉल पे जा सकते हैं आप, बस इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो एक दुकान कितनी बड़ी हो सकती है, आप वो अमेजिंग कर लीजिए। सो एक मल्टीलेयर फार्म 3 एकड़ से बड़ा नहीं हो सकता। सो बेसिकली ये पूरा किराने की दुकान है। आप जितना कम जगह में और जितना इसमें आप कंसंट्रेट होके, सेंट्रलाइज होके आप चलाएंगे, तो ये बहुत अच्छा इनकम का साधन बन सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू।